नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित सिंह राठौड़ है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिल्कुल हाल ही में हुए नेपाल के एक प्रोटेस्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, किस तरीके से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, किस किस तरीके से ये आगे बढ़ा और क्यों इस प्रोटेस्ट का नाम जेनजी प्रोटेस्ट रखा गया। व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि इस प्रोटेस्ट में नेपाल के जो यंगस्टर्स हैं वो मेनली रोड्स के ऊपर आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसका सबसे मेन रीज़न था उन्होंने यानी कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनको बैन कर दिया था, जिसकी वजह से जो वहाँ की भीड़ है, वहाँ के जो यंगस्टर्स है वो गुस्सा गए और उन्होंने इसका मास लेवल पे प्रोटेस्ट किया। जैसे ही वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में झड़प हुई और उस झड़प के अंदर उस प्रोटेस्ट में 22 लोगों की जान चली गई और हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन गॉट इंजर्ड, यानी कि 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ वो इंजर्ड हो गए और 22 लोगों की उसमें जान चली गई। इस विद्रोह के अंदर जैसे ही पब्लिक आउटरीच बढ़ा, जो पब्लिक अपराइजिंग्स है वो इंक्रीज हुई, लोग और ज़्यादा इकट्ठे हुए, प्रोटेस्ट जब एग्रेसिव हुआ उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है केपी शर्मा ओली और वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इमीडिएटली रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद में इस पूरी ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसको डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इंस्टेड ऑफ टेकिंग चार्जेस द गवर्नमेंट रेन अवे विच शुड नॉट हैव हैपेंड। इसके अलावा साथियों इसमें हुआ क्या, 8 सितंबर को जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसमें कुछ लोगों की जान जाने की वजह से जो वहाँ के प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं, जो वो भीड़ है वो गुस्सा गई और गुस्साई भीड़ ने वहाँ के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है जिसमें मेनली पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों को उन्होंने जला के ध्वस्त कर दिया। किसी भी कंट्री के दो मेन पिलर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई भी भीड़ अनियंत्रित होकर अगर इन दो बिल्डिंग्स को जो कि पिलर हैं किसी भी कंट्री के, अगर इनको ही अगर वो जला दें तो उस कंट्री के अंदर सरकार नाम की जैसी कोई भी चीज़ अब नहीं बची है। फिलहाल अभी स्थिति वहाँ पे ये है कि जो आर्मी है, नेपाल की जो आर्मी है वो ट्रुप्स को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे उनसे बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है। इस तरीके का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और पब्लिक अपराइजिंग नेपाल में नई नहीं है। 1990 के अंदर 1990 के अंदर इस तरीके का पहला पॉलिटिकल अनरेस्ट या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ था जिसका नाम था जन आंदोलन फर्स्ट, ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद में 2006 में दूसरा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ जिसका नाम है जन आंदोलन सेकेंड। ये इस बार जो हुआ है इस साइज का, इस स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट नेपाल में पहले नहीं हुआ। 2025 में हुआ ये प्रोटेस्ट पूर्णतया कंप्लीटली ये जनरेशन जी जो है, यानी जिनको जेनजी जनरेशन कहा जाता है, रफली 97 से 2012 के बीच में पैदा हुए जो जनरेशन है इन्हें हम जनरेशन जेड कहते हैं, जेनजी जनरेशन। इन लोगों ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया और इस मास लेवल के ऊपर लीड किया कि वहाँ के पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। नेपाल के 30 मिलियन लोग जिसमें से 40% जो है वो इसी जनरेशन से आते हैं। आजकल क्योंकि वहाँ की जनरेशन भी ये बहुत अच्छे से जानती है और इनफैक्ट जनरेशन कहीं की भी हो, वो सभी लोग ये जानते हैं कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया की या फिर हम बात करें न्यूज़ चैनल्स की तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनके इंटरेस्ट में ज़्यादातर उन बातचीत की जाती है। जो सोशल मीडिया है वहाँ पे रॉ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ग्रास रूट लेवल पे एक्चुअल में हुआ क्या ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जो जनरेशन है वो आवाज़ उठाती है सोशल मीडिया से। अगर आप इस टाइम में ऐसे सोशल मीडिया को ही बैन कर देते हैं इसका मतलब होता है कि आपने उस जनरेशन की वॉइस को ही काट दिया। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने वहां पे एक नया रूल निकाला कि आपको जो कंपनीज वहां पे काम कर रही है, जिनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या जो भी कंपनीज है, उनको किसी पर्टिकुलर इस चीज से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाएंगे उसका बहाना लेके उन्होंने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बैन कर दिया। उसके बाद से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और ये इस एग्रेसिव लेवल पे पहुंचा। आप जानते हैं 2008 से पहले नेपाल में मोनार्कियल सिस्टम था जिसको चेंज करके और 2008 में ही वहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट बनने के बाद में वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ चीज़ों में सुधार आया है, लेकिन उससे ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो गई वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 10%, मोर देन 10% एंड मोर देन 20% फॉर यंग पीपल। इस प्रोटेस्ट के बाद में अब आगे क्या हो सकता है, तो देखिए व्यूवर्स,
आगे की कुछ इस तरीके के हैं कि वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं वो जो जेंजी ग्रुप्स हैं, जो जेंजी एक्टिविस्ट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आफ्टर अ मीटिंग ऑन 10th of September, प्रोटेस्टर्स रिपोर्टेडली एग्रीड, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एग्री हो गए इस चीज़ के ऊपर कि वहाँ की फॉर्मर चीफ जस्टिस जिनका नाम है सुशीला कर्की, उन्हें इंटरिम सिविलियन गवर्नमेंट का लीडर बना दिया जाए। इतनी सारी उठापटक के बाद, इतने सारे चैलेंजेस के बाद में अगर देखा जाए तो नेपाल के पास में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो इस ब्रोकन सिस्टम को अच्छे तरीके से जोड़ के और इस सिस्टम को स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टाइम तक रन कर सकें। लेकिन आने वाले टाइम में अगर इस चीज़ को ये सही तरीके से फिक्स करते हैं और एक लेसन के तौर पे बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट और श्रीलंका में हुए प्रोटेस्ट से अगर लेसन लेते हैं और सही तरीके से चीज़ों को चलाते हैं तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह साबित होगा नेपाल में, जिसमें ये जो ब्रोकन सिस्टम है इनका, ये एक प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देगा नेपाल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए, देश विदेश की चीज़ों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।